हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4। गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। चलिए आ जाइए। मैं बहुत बढ़िया हूं, आप सभी कैसे हैं ये बता दो। होमवर्क के क्वेश्चन भी हैं जो कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को दिए थे, है ना, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम आगे के क्वेश्चंस जो होमवर्क में मुझे देने हैं वो भी मैं देखने हैं, मैं आपको आज देने वाला हूं। ठीक है, ठीक है। चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सामूहिक ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता है। कहाँ लिखा है सामूहिक ऑक्सीडेशन नंबर? कुछ नहीं होता है। सामूहिक कुछ नहीं होता है बेटा। सामूहिक कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। और अगर कहीं लिखा है तो मुझे बताओ। सामूहिक ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता है। अगर कहीं लिखा है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलो होमवर्क की बात करें, आ जाओ। होमवर्क की बात करेंगे। चलिए थोड़ा इसको चेक करिएगा। ये स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा हार्ड प्रेस करना। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो होमवर्क के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ बताओ किस में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, 14, 21। ये तो बहुत अच्छी बात है। 3 क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिक्कत है? ये तो बहुत आसान है। देखो बताओ कितने सिग्मा बंद है यहाँ पे? कितने सिग्मा बंद है? 1 2 3 4। 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है तो संकर्ण क्या होगा? sp3 होगा। और अगर ये sp3 है तो ज्यामिति क्या होगी? चतुष्फल की। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। और कौन सा है? चौथा क्या है? अरे यार नोट्स खोल के तो देख लिया करो भैया, लिखवा रखा है। खोलो नोट्स खोलो, बता रखा है मैंने। ये अम्लीय होता है, ये उभयधर्मी होता है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो क्षारीय हो जाएगा। बता रखा है, नीचे जाने पर क्षारीय होता है, ऊपर अम्लीय होता है, बता रखा है। और क्या बताओ? और क्या है बताओ? 21वां। एक बच्चा 21वां क्वेश्चन पूछा था, 21। हाँ 21 बताते हैं। इधर देखो CO2 कैसा होता है ये बताओ। क्या CO2 की संरचना है CO2 की संरचना? चलो इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं। क्या बनाएंगे? इसकी अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना बनाने आती है CO2 की आप लोगों को? अरे CO2 की अनुनादी संरचना बनाने आती है आप लोगों को? कैसे बनाते हैं? ये जो लोन पेयर है ये विस्थानीकृत होगा और ये वाला पाई आगे जाएगा। ऐसे ही करोगे। चलो अब क्या बन गया देखो। कार्बन पहले 2 बंद थे, अब ये आएगा तो 3 बंद हो जाएंगे। देखो 3 बंद हो गए। और एकाकी युग्म जो है वो ऑक्सीजन से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। यहाँ पे क्या आएगा? एकाकी युग्म। चलो यहाँ पे 2 बंद थे, एक बंद चला गया तो कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। एक बंद कहाँ आ गया? ऑक्सीजन पे। पहले से 2 एकाकी युग्म थे, एक माइनस भी आ जाएगा तो ये संरचना बन जाएगी। अब बताओ ये संरचना और ये संरचना, ये 2 अनुनादी संरचना। अब देखो ये दोनों आंसर किस किस में दे रखा है? किस में दे रखा बताओ? ये फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट वाला, तो ये रहा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये सेकंड वाला। आंसर आएगा बी और डी। चलो और बताओ, और बताइए। 14वां, ठीक है। 14 क्या है? अरे यार ये तो याद रखना है यार, मेमोरी,
है ना। ये तो आप 10वीं क्लास में पढ़ते आए हो, 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो 10th क्लास, ये तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही दिया था ज्ञान बढ़ाने के लिए। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो होता है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ना, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। और कौन सा है? 16वां क्या है? एल्यूमिनियम। अरे नालायको, एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम की त्रिज्या, एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम की कम त्रिज्या का कारण ये तो बता रखा है मैंने। पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो यार, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये पढ़ाई नहीं करने का नतीजा है। किसका नतीजा है? नोट्स खोलिए और नोट्स खोल करके देखिए, मैंने वहां पे लिखवाया आपको, मैंने आपको वहां पे लिखवाया है। नोट्स खोल करके देखिए, मैंने आपको वहां पे लिखवाया है। क्या लिखवाया है कि यहाँ पे डी, इसका परिरक्षण कमजोर लगता है। जहां पर डी है वहां पे डी का कमजोर परिरक्षण होगा, और जहां पे एफ है वहां पे एफ का परिरक्षण कमजोर होगा। तो डी तथा एफ का परिरक्षण क्या लगता है बेटा? इसका सिग्मा जो होता है वो दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल। यहाँ पे डी है तो डी का दुर्बल सिग्मा होगा, और अगर कहीं पे एफ है तो एफ का दुर्बल सिग्मा होगा। अगर सिग्मा दुर्बल होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? ये दुर्बल होगा तो ये ज्यादा होगा। मतलब कि सिग्मा दुर्बल है और जेड इफेक्टिव ज्यादा है। सिग्मा दुर्बल है, जेड इफेक्टिव, ये जेड इफेक्टिव ये ज्यादा है, ये दुर्बल है, ये ज्यादा है। और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या जो है वो जेड इफेक्टिव के क्या है? इनवर्स। अगर ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या कम हो जाती है। तो आंसर ए और बी में से आएगा, ए और बी। तो ए और बी, ये नोट्स में नहीं लिखवाया मैंने, नोट्स में नहीं लिखवाया मैंने। नोट्स खोलो और देखो, नोट्स खोलिए और देखिए, वहां पर मैंने लिखवाया है डी और एफ का परिरक्षण दुर्बल है, इसीलिए जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो त्रिज्या कम हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन। अरे भैया, कौन सा ऐसा है जिसकी सहसंयोजकता 4 से ज्यादा, मतलब कि 6 नहीं हो सकती? एक क्वेश्चन बता दो जो मैंने क्लास में नहीं कराया हो। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? चलो वो तो समझ में आया कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वो तो अगर आप नहीं भी चाहो तो नेट से ढूंढ लोगे तो आपको मिल जाएगा, वो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। बट ये तो कॉन्सेप्चुअल, इसको तो क्लास में बता रखा है यार। अरे यार ऐसे काहे करते हो यार, इस तरह की गतिविधियां करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? बोरोन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको इस चैप्टर में ना पढ़ाया गया हो, या फिर इस चैप्टर से पहले कहीं और ना पढ़ाया गया हो। जैसे CO2 की अनुनादी संरचना कहां पढ़ते हो? अनुनाद में। आपने अनुनाद नहीं पढ़ा है? कैसी बातें कर रहे हो भैया, है? कैसी बातें कर रहे हो? सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर नहीं बने हैं इसका मतलब आपने मेरी क्लास अटेंड ही नहीं की है। नहीं बने हैं तो आपने मेरी क्लास ढंग से अटेंड नहीं की है। चलो अब आते हैं भैया, ये तो हो गया कल का होमवर्क। ये कौन सा होमवर्क हो गया? कल का। अरे भैया इस रिमोट की क्या समस्या है यार, ये रिमोट चलता क्यों नहीं है? चलो नहीं चले तो हम खुद मेहनत कर लेते हैं, और क्या। अब आज भी आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। आज भी एक बच्चा बोल रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है जरा देखो तो। ठीक है, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए था आपको, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। ये भी क्वेश्चन पूछने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग पूछेंगे तो बता देंगे। हमारा क्या है, समय आपका है, समय आपका है। आप पढ़ाई करेंगे तो आपको आएगा, आप रिवीजन करेंगे तो आपको आएगा। समय आपका है, समय की बर्बादी आपकी है। आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा क्या, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे कोई थोड़ी ना वो करना, मेरी प्रैक्टिस होगी, मेरा क्या है।
डॉक्टर तो मुझे बनना है ना, आपको थोड़ी ना बनना है। चलो, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3। अपचायक वो होते हैं जिनका स्वयं का क्या होता है? ऑक्सीकरण। अपचायक वो होते हैं जिनका स्वयं का क्या होता है? ऑक्सीकरण। अपचायक वो हैं जो स्वयं क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। आप मुझे बताइए, क्या एल्यूमिनियम +3 से ऑक्सीकरण करके कभी भी +4 या +5 बनाएगा? लाइव चैट में कमेंट करके बताओ, क्या आप में से किसी को भी लगता है या आप में से कोई ये समझ रहा है क्या कि +3 से +4 या +5 जाएगा? ये किसी को लगता है ये +3 से +5 या +4 जाएगा? एल्यूमिनियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। +3 से ज्यादा ये बनाता ही नहीं है, मतलब कि ये ऑक्सीकरण नहीं करेगा। और अगर ये ऑक्सीकरण नहीं करेगा तो ये अपचायक नहीं है मेरे भाई, अपचायक नहीं है। चलो इसकी बात करते हैं। लेड की अवस्था क्या है? +2। लेड की अवस्था क्या है? +2। क्या लेड +2 से +4 में जाएगा? बताओ, क्या लेड +2 से +4 में जाएगा? नहीं जाएगा। सर लेकिन आपने तो बोला था कि कार्बन परिवार जो होता है उसमें +4 भी दिखाता है, तो +2 से +4 में तो जाना चाहिए। अरे नहीं जाएगा, अक्रिय युग्म प्रभाव। यहां पे क्या लग जाएगा? अरे बालको, तुम नादान हो, पढ़ाई नहीं करना चाहते हो। अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है, ये कभी भी +2 से +4 में नहीं जाएगा। +4 से +2 में जा सकता है, +2 से +4 में नहीं जा सकता। मतलब कि यहां भी ऑक्सीकरण नहीं होगा। और अगर ऑक्सीकरण नहीं होगा तो क्या ये अपचायक है? नहीं है। चलो, SnCl4 3 पे क्या है? +4। 3 पे क्या है? +4। आप मुझे बताओ, 3 कार्बन परिवार का है। किस परिवार का है? कार्बन परिवार। कार्बन परिवार की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +4 होती है। क्या ये +4 से और आगे +5 या +6 में जाएगा? बता दो, क्या इसकी +4 अवस्था से ये +5 या +6 में जाएगा? क्या +5 +6 कार्बन के परिवार में होता है? नहीं होता है। जब नहीं जाएगा तो ऑक्सीकरण नहीं करेगा, और अगर ऑक्सीकरण नहीं करेगा तो अपचायक भी नहीं होगा। ये भी अपचायक नहीं है। तो फिर अब कौन बच गया? क्योंकि 3 +2 में है, ये +2 से +4 में जा सकता है, क्योंकि कार्बन परिवार में +4 तक ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। और अगर यहां पे ऑक्सीकरण होगा तो इसको बोलते हैं अपचायक। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये आप लोग पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। मुझे तो ये अक्रिय युग्म प्रभाव पढ़ा रखा है, कार्बन परिवार में +4 से ज्यादा नहीं हो सकती ये पढ़ा रखा है, एल्यूमिनियम +3 से ज्यादा नहीं होती ये आपको पता है, तो फिर समस्या क्या है? समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज भी मैं आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन लाया, आप देख सकते हैं, ये रहे होमवर्क में क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर आप मॉड्यूल में देखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 2 में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? एक्सरसाइज 2 में। कल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो एक्सरसाइज 1 का था, और अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो बोरोन परिवार के एक्सरसाइज 2 में मिलेंगे। आपको एक्सरसाइज 2 में मिल जाएंगे क्वेश्चन 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 29, ये सब क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2 में मिल जाएंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है वर्ग संख्या 15, ग्रुप 15। ठीक है, चलिए बताओ। नाना, पाटेकर, असरानी सब बीमार, ऐसे याद करते ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक
एंटीमनी बिस्मथ, ऐसे याद करते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और लास्ट में आता है जिसको हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन ध्यान रखेंगे कि सबसे नीचे होता है मास्कोवियम। इसको हम बोलते हैं बेटा मास्कोवियम। क्या बोलते हैं इसको हम? मास्कोवियम। परमाणु क्रमांक की बात करें तो जादुई संख्या लगा देंगे। अगर मुझे इसका परमाणु क्रमांक याद है तो जादुई संख्या लगा करके 7 + 8 15, 15 + 18 33, 33 + 18 51, 51 + 32 83, 83 + 32 115। मतलब कि यहां पे हम जादुई संख्या का इस्तेमाल करके परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से, ठीक है। चल अब बात करते हैं आगे की। यहां पर ये जो दो तत्व हैं इनको बोलते हैं बेटा अधातु। नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु है, और बिस्मथ और मास्कोवियम ये पूरी तरह से धातु है। क्या है बेटा? धातु है। नोट करिए। चलो कौन सा पेन रह गया है जो हमने इस्तेमाल नहीं किया? सारे इस्तेमाल कर लिए। चलो तो अब हम आगे पॉइंट्स बनाएंगे। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के लिए प्राप्ति स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, लिखिए। नाइट्रोजन, सबसे पहला पॉइंट नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन जो है ये N2 के रूप में, N2 के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है। और कितना प्रतिशत पाया जाता है आयतन के हिसाब से? आयतन के अनुसार 78% आयतन के अनुसार वायुमंडल में पाया जाता है। नोट करो इसको। सबसे पहला पॉइंट जो नाइट्रोजन के लिए ध्यान रखना है, N2 के रूप में यह वातावरण में, वायुमंडल में 78% आयतन के हिसाब से पाया जाता है। फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, और नाइट्रोजन किस तरीके से पाया जाता है? तो और नाइट्रोजन पाया जाता है चिली साल्ट पीटर यौगिक में। नाम सुना है आपने? चिली साल्ट पीटर। NaNO3 में भी यौगिक अवस्था में नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा यह इंडियन साल्ट पीटर के रूप में, इंडियन साल्ट पीटर KNO3, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका भी फॉर्मूला याद रखने का पूरा प्रयास नहीं करना है, याद रखना ही रखना है। इसको भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन साल्ट पीटर क्या है और चिली सॉल्ट पीटर क्या है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये हो गई भैया नाइट्रोजन की कहानी। अब हम आते हैं फास्फोरस पे। किस पे आएंगे? फास्फोरस। फास्फोरस के लिए पॉइंट लिखेंगे नंबर 1, यह फ्लूओर एपीटाइट खनिज में पाया जाता है मुख्य रूप से। यह फ्लूओर एपीटाइट खनिज में मुख्यतः पाया जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला भी लिखेंगे आप, Ca9PO4 का होल 6 डॉट CaF2। तो मेनली यह फ्लोर एपेटाइट खनिज के रूप में पाया जाता है, ठीक है, फास्फोरस। नेक्स्ट लिखे नंबर 2, यह एनिमल में बोन्स के अंदर पाया जाता है। एनिमल की बोन्स में भी यह पाया जाता है। साथ ही साथ यह एग तथा मिल्क में फॉस्फोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन के अंदर या फॉस्फोप्रोटीन के रूप में
पाया जाता है। अंडे और दूध में भी होता है ये, ठीक है, तो ये याद रखना आपको बेटा। ये हो गया फास्फोरस के कुछ गुणधर्म, प्राप्ति स्रोत हो गए। मैं जवाब नहीं दूंगा संदीप, मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अब आर्सेनिक। अब बात करते हैं इन तीनों की, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये तीनों सल्फाइड खनिज में पाया जाता है, या सल्फाइड खनिज के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट बच गया मास्कोवियम। यह संश्लेषित रेडियो सक्रिय। संश्लेषित मतलब कि जो मानव द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? मानव द्वारा निर्मित होता है। नीलाक्षी डांगर बोल रही है सर ये CA9 क्या है? हाँ बिल्कुल C9 है, यौगिक का फॉर्मूला है भैया, ये CA9 है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख लेता हूं, ये CA9 है, कैल्शियम 9 है, फॉर्मूला है बेटा वो, है ना। हाँ बिल्कुल CA9 है ना। ये हो गए प्राप्ति स्रोत, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। अब आते हैं हम सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। फटाफट नोट कर लिया? नोट कर लिया हो तो स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि ये वाला वर्ग ऐसा है जिसको हमको फिनिश करने में टाइम लग सकता है, थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाओ। आज इसको फिनिश करना, अगर आज ये फिनिश हो गया तो मंडे को हम बात करेंगे दूसरे वर्ग 16 की, ठीक है। चलिए लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, पांचवा वर्ग है और छठा वर्ग है। सामान्य बाहरी कोश का विन्यास है NH2 NP3, और यहां पे जो अक्रिय गैसों का क्रम आएगा वो हीना, नीना और करीना या कैटरीना, जो भी आपको अच्छी लगती हो बहुत ज्यादा, उसका आप उच्चारण कर सकते हैं बार बार, ठीक है। बस उच्चारण तक ही आपको सीमित रहना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना उसके साथ, ठीक है। NH2 NP3, N की वैल्यू कितनी? 2, तो यहां आ जाएगा 2S2 2P3। N की वैल्यू 3, तो यहां आ जाएगा 3S2 3P3। N की वैल्यू 4, तो यहां आ जाएगा 4S2 4P3। N की वैल्यू 5, यहां आ जाएगा 5S2 5P3। N की वैल्यू 6, तो 6S2 6P3। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर चौथा वर्ग है तो उसमें 3D भी होता है, पांचवा वर्ग है तो उसमें 4D भी होता है, छठा वर्ग है तो उसमें 5D भी होता है और 4F भी होता है। मतलब कि यहाँ पे 3D होगा और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4D होगा, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 5D होगा, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 4F होगा, कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लो फटाफट, ठीक है। नोट कर लिया? स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाओ, तुम बहुत धीमा धीमा काम कर रहे हो यार। स्पीड बढ़ाओ ताकि इसको हम आज निपटा दें। आज ही करना है इसको, इसका काम आज ही तमाम करना है। सर जी जेई का क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ कर लो, जेई का क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या पर। लिखो परमाणु
त्रिज्या। अच्छी बात क्या है कि यहां पर किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मतलब कि वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। चलिए, परमाणु त्रिज्या के बाद क्या? आयनन ऊर्जा। क्या है? आयनन ऊर्जा। सिंबल क्या है? I.E। अच्छी बात क्या है कि इसमें भी किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। जो हम जानते हैं वैसे ही यहां पर होगा। क्या जानते हैं? कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। ठीक है भैया, तो ये हो गई कहानी। नोट कर लो, यहां तक की बात नोट कर लो जल्दी से, ताकि हम इससे आगे की चर्चा करें। चलो आगे बढ़ जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं। आयनन ऊर्जा में एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वर्ग 14 और वर्ग 15। वर्ग 14 का विन्यास है NH2NP2, वर्ग 15 का विन्यास है NH2NP3। NP3 जो है ये अर्धपूरित विन्यास है, और अर्धपूरित विन्यास क्या होता है? स्थायी होता है, ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए वर्ग 15 की आयनन ऊर्जा वर्ग 14 से ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? ये आ जाएगा, नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए, यहां तक की बात क्लियर। आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अब आते हैं विद्युत ऋणता पर। किस पर आते हैं? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यहां पर भी अपवाद ऐसा लग रहा था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक जगह अपवाद है। ध्यान रखना है, क्या है इसका कारण? किसी प्रकार की कोई भी बकवास में भरोसा ना करें। इसका कोई कारण कहीं भी किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की बकवास करे तो सीधा बोलना, भैया इसका कहीं भी कोई कारण लिखा हुआ नहीं, तो फालतू बेवकूफ ना बनाया जाए, ठीक है। ना तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ना ही कहीं किसी और मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, प्रायोगिक डाटा के आधार पर यह बताया जाता है। किसके आधार पर? प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर इसकी व्याख्या होती है। प्रायोगिक आंकड़ा, प्रायोगिक आंकड़ा जो है वो इसके बारे में आपको जानकारी देता है कि भैया दोनों का विद्युत ऋणता क्या है? समान। ठीक है, लिख लो। हाँ, ग्रुप 16 से भी ज्यादा होती, बिल्कुल। हिमांशु मिश्रा बोल रहे हैं ग्रुप 16 से भी ज्यादा, बिल्कुल ग्रुप 16 से भी ज्यादा होती है, क्योंकि स्थायी विन्यास है। बिल्कुल ग्रुप 16 से भी ज्यादा होती है। नोट कर ले इसको फटाफट। और फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, भौतिक गुणधर्म। लिखो, भौतिक, लिखो भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में फिर से हम लिखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पहले से पता है, ये दोनों अधातु हैं, ये दोनों उपधातु हैं, और बिस्मथ और मॉस्कोवियम ये दोनों क्या थी? धातु। ठीक है, अब आगे की बात। नाइट्रोजन N2 के रूप में द्विपरमाणुवीय गैस के रूप में पाया जाता है। द्विपरमाणुवीय गैस के रूप में पाया जाता है, किंतु 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 बाकी सभी जो हैं वो गैस अवस्था में नहीं होते, ये सभी ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं।
क्या इनमें भी एक से ज्यादा परमाणु होते हैं? बिल्कुल सत्य है। यहां पर भी बहुपरमाणुवीय है, मतलब कि एक से ज्यादा परमाणु है। फास्फोरस जो होता है वो भी नाइट्रोजन की तरह एक से ज्यादा परमाणु रखता है। यहां पे द्विपरमाणुवीय है, ये चतुष्क परमाणुवीय है। क्या है बेटा? चतुष्क परमाणुवीय। P4 रखता है। ये क्या रखता है? P4। ये S4 रखता है, SB4 रखता है, बिस्मथ भी Bi4 रखता है। तो ध्यान रखना इनमें भी क्या है? बहुपरमाणुवीयता, बहुपरमाणुवीय है। ये सभी क्या है? बहुपरमाणुवीय ठोस हैं। इस वर्ग की विशेषता ये है कि यहां पर कोई भी एकल परमाणुवीय नहीं, सभी क्या है? बहुपरमाणुवीय ठोस। नोट कर लें। और क्योंकि नीचे जाने पर हम देख सकते हैं धातु की प्रवृत्ति बढ़ गई, इसलिए यहां पे हम एक बात लिखेंगे, नीचे जाने पर धात्विक लक्षण क्या होते हैं? बढ़ते हैं, इंक्रीज होता है। नोट कर लो इसको, धात्विक लक्षण नीचे जाने पर इंक्रीज होता है। ठीक है। और छोटा आकार होने के कारण यहां पर एक नाइट्रोजन के साथ समस्या है। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी अपरूपता दर्शाते हैं। याद रखना बेटा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के रूप में स्थायी होता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना करके बस N2 के रूप में स्थायी होगा। इसका कोई भी और रूप, अपर रूप मतलब कि कोई और रूप संभव नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट कर ले। अब आगे बढ़ जाए। चलो, भौतिक गुणधर्मों में अब बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अगला लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर आप क्या लाइव हो? आज डाउटनट की टी शर्ट पहनी है, ऐसा क्यों? अरे भैया डाउटनट की क्लास है तो डाउटनट की टी शर्ट पहनेंगे। ठीक है, इसमें कोई समस्या है क्या? और आपको समस्या भी हो तो उसका तो अब क्या कर सकते हैं, समस्या हो तो हो है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट की। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो यहां पे लिखें, बता रहा हूं, इसका रीजन बताऊंगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यहां तक तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर उसके बाद घटता है। लिखो ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने के क्या कारण है। ठीक है, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा, गलनांक वह बिंदु है जिस पर कोई ठोस किस में बदलता है? द्रव में बदलता है। गलनांक वह बिंदु है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, मतलब कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे धात्विक लक्षणों में बढ़ोतरी होती है। किस में बढ़ोतरी होती है? धात्विक लक्षणों में बढ़ोतरी होती है। तो यहां से यहां तक जाओगे, मैं पेन चेंज कर लेता हूं एक बार ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाओगे तो धात्विक लक्षणों में तो बढ़ोतरी हो रही है, और धात्विक लक्षण में बढ़ोतरी होने के कारण धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर ये बढ़ेगी तो गलनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि अब ये नीचे वाला, आप जैसे ही बिस्मथ में आओगे ना, तो बिस्मथ का आकार इतना बड़ा होता है, आकार अत्यधिक बड़ा होता है। अब आकार अत्यधिक बड़ा होगा तो उससे क्या होगा? आकार अत्यधिक बड़ा होगा तो धात्विक बंध को तोड़ना आसान होगा। तो धात्विक बंध को तोड़ने में
ऊर्जा कम लगेगी, और अगर ऊर्जा कम लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको। तो इन तीनों के लिए तो हम बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों में आप जैसे नीचे जाओगे तो तुलनात्मक रूप से धात्विक लक्षण बढ़ेगा, और धात्विक लक्षण बढ़ेगा तो धात्विक बंध की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और धात्विक बंध की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। इनमें भी धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, निश्चित तौर पर बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावी कारक पता है यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ने से ज्यादा प्रभावी कारक है बंध की जो लंबाई होती है। वो बंध की लंबाई आकार बड़ा होने के कारण ज्यादा हो जाती है, और बंध की लंबाई आकार बड़ा होने के कारण अगर बढ़ गई तो इजीली बंध टूट जाएगा, और बंध अगर टूट जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट इजीली बंध टूटने के कारण घट जाएगा। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है? ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, फिर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में अगेन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? चल इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है, तो आप बस ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। यहां पे जो ये यहां वाला पॉइंट है, यहां से और इंक्लूडिंग दिस, यहां से घटना चालू हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। यहां पे क्या होता है, यहां पे अगेन बढ़ेगा, ठीक है? यहां भी बढ़ेगा, लेकिन यहां कम हो जाता है। उसका रीजन बताऊंगा, एक बार आप नोट करो। एक्चुअली बेटा बॉइलिंग पॉइंट निर्भर करता है अणुभार पे। बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? अणुभार पे। अणुभार जितना ज्यादा होता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट निर्भर करता है अणुभार पे, अणुभार जितना ज्यादा होता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मतलब कि नीचे जाने पर एंटीमनी तक तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यही बात यहां पर लागू हो जाती है कि अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है? लेकिन यहां पर एक अपवाद है, और इसका कारण अपवाद है, और इसका कारण कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, मेमोराइज, याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है? इसको स्टार बना लेना बेटा, याद रखना है ये, बस ये ध्यान रखना है। ये हो गए भौतिक गुणधर्म समाप्त। अब आते हैं हम रासायनिक गुणधर्मों पे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, अणुभार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अणुभार बढ़ेगा तो अणुभार बढ़ने से क्या होगा, वांडरवाल आकर्षण बल भी बढ़ेगा, और वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो अणुभार बढ़ने के साथ वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा, और वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पर ये अपवाद है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है? याद रखोगे इस अपवाद को, भूलना मत, ठीक है? हाँ, इस चैप्टर में अपवाद बहुत होंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अपवाद का कारण क्या है। अपवाद का कारण है इनके असमान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहीं पे डी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहीं में एफ में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब कि जो असमान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके कारण इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एक समान रूप से चेंज नहीं होती है, असमान रूप से चेंज होती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाएं। ये हो गया भौतिक गुणधर्म समाप्त। अब लिखो रासायनिक गुणधर्म, लिखो बेटा रासायनिक गुण। रासायनिक गुणधर्म में नंबर 1 लिखिए आप, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। सर थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है? बड़ा लिखेंगे।
अरे भैया क्यों लड़ाई कर रहे हो यार, है? एक दूसरे से देखो बेटा, एक बात ध्यान रखो, एक दूसरे से उलझना नहीं है, अपना मुंह संभाल कर रखो सिस्टर। और आपको बोला भी है सिस्टर सर, क्या मतलब है यार, ऐसी बकवास नहीं करनी। देखो बेटा, हमेशा लाइफ में अपने जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी इज्जत करो। जब आप सामने वाले की इज्जत करोगे तो दुनिया आपको इज्जत देगी। आप जहां पर एक दूसरे को परेशान करना चालू कर दोगे ना, वहां पे दुनिया में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि दुनिया आपके एटीट्यूड को सलाम करे, ठीक है? चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो यहां पे सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 +5 एंड -3। देखो ये +3 दिखाता है, +5 दिखाता है और -3 दिखाता है, ठीक है? अच्छा, +3 क्यों दिखाता है? तो बस विन्यास को देख लो कैसे। बाहरी विन्यास क्या है? बाहरी विन्यास है NH2NP3। NH2NP3 अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +3 हो जाएगा। 3 + 2 5 निकालेगा तो +5 हो जाएगा। और अगर ये 3 ग्रहण करेगा तो -3 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये 3 का त्याग करेगा तो +3 हो जाएगा। 3 + 2 5 का त्याग करेगा तो +5 हो जाएगा। और अगर ये 3 ग्रहण करेगा, अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 ग्रहण करेगा तो -3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? अरे लड़ाई लड़ाई मत करो, गांधी जी को याद करो, ठीक है? चलो इधर देखो, समझ में आ गया ये? अरे भाई 3 का त्याग करेगा तो +3 हो जाएगा। 3 + 2 5 का त्याग करेगा तो +5 हो जाएगा। और 3 को ग्रहण करेगा तो -3 हो जाएगा। नोट कर लो। चलो तो अब हम यहां लिखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ, नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, चलो बढ़ेगा या कम होगा? क्या लिखोगे बताओ? बताओ, -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व नीचे जाने पर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। अरे नालायकों, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। क्योंकि नीचे धात्विक लक्षण बढ़ते हैं और धातुओं की प्रवृत्ति होती है, वो माइनस आवेश ग्रहण नहीं करते। बिस्मथ बहुत मुश्किल से बेटा कोई -3 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाएगा। बिस्मथ जो है वो -3 के अंदर बहुत कठिनाई से कोई यौगिक बनाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ते हैं, और धात्विक लक्षण बढ़ेंगे तो माइनस में ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने का जो लक्षण होगा वो भी कम होगा, मतलब कि -3 का स्थायित्व घटेगा। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं दूसरे। बताओ, +3 का स्थायित्व बताओ। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व क्या होगा बताओ? घटेगा या बढ़ेगा? +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व नीचे जाने पर घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। वेरी गुड। और क्यों बढ़ेगा इसका कोई कारण बताएगा? इसको हम निम्न बोलते हैं, इसको हम उच्च बोलते हैं। कोई बताएगा इस निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्यों बढ़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि गुरुजी यहां पर अक्रिय युग्म प्रभाव लगेगा, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। इसका मतलब +3 का तो नीचे जाने पर स्थायित्व बढ़ेगा, लेकिन +5 का स्थायित्व नीचे जाने पर घटेगा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये हो गई भैया ऑक्सीकरण अवस्था की कहानी हो गई।
फिर हम आगे की बात करेंगे। अरे भैया काहे लड़ाई करते हो यार, छोड़ दो लड़ाई करना यार। ठीक है, हो गया, स्पीड बराबर है और स्पीड और चले आगे। चलो अब अगला पॉइंट लिखो, ऑक्सीकरण अवस्था में लिखो नाइट्रोजन +1 भी दिखाता है। आगे बढ़े, चलो अब देखो इसका मतलब थोड़ा समझा देता हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ग में +3 दिखाते हैं, +5 दिखाते हैं और -3 ये दिखाते हैं। लेकिन 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 नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो +1 भी दिखाएगा, +2 भी दिखाएगा और +4 भी दिखाता है। अभी समझाऊंगा कैसे दिखाएगा। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर इसको क्रॉस कर दूं तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा और यहां पे इस 1 को मैं यहां ले जाऊं तो नाइट्रोजन पे +1 आएगा, मतलब कि यहां नाइट्रोजन पे +1 है। बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड की। किसकी बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन पे -2 है तो नाइट्रोजन पे +2 हो जाएगा, मतलब कि यहां पे नाइट्रोजन क्या दिखाएगा, नाइट्रोजन यहां पे +2 दिखाएगा। और बात करें अगर NO2 की, किसकी बात करें, NO2 की, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 पे हो जाएगा -4, तो इस पे हो जाएगा +4। तो यहां पे नाइट्रोजन दिखाएगा +4। इसका मतलब नाइट्रोजन एक ऐसा प्राणी है इस समूह में जो कि +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है और +4 भी दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। सर जी नीट में प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आएंगे क्या, अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी इस पे ध्यान दो आप। हो गया ये, आगे बढ़ जाए। सर मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे भी मैं होमवर्क जो है वो स्लाइड में देता ही हूं, तो आप स्लाइड में देख करके क्वेश्चन को सोल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लो। अगला पॉइंट लिखो, ये हो गया। अब इसके नीचे अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस विषमानुपातन की अभिक्रियाएं दिखाते हैं। ये लिखो और इसको स्टार बनाना है। पहले समझाता हूं विषमानुपातन होता क्या है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो वो विषमानुपातन की अभिक्रिया दिखाते हैं। क्या होता है विषमानुपातन, वो मैं दिखाता हूं। बेटा बात नहीं करो प्लीज यार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सर नाइट्रोजन N2O5 नहीं दिखाता, अरे दिखाता है तभी तो मैंने यहां लिख दिया +5। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो +3 दिखाते हैं, +5 दिखाते हैं, -3 दिखाते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसके अलावा कुछ और भी दिखाते हैं, और वो कुछ और नाइट्रोजन जो दिखा रहा है वो कहां कहां पे होगा, ये रहा। अब आपने बोला सर N2O5 में नाइट्रोजन +5 नहीं दिखाता, दिखाता है, तभी तो मैंने यहां लिखा है कि सामान्य रूप से ये तो दिखाता ही नाइट्रोजन, लेकिन इसके अलावा ये भी दिखाता है। समझ में आ गया। चलो अब बात करेंगे विषमानुपातन की। विषमानुपातन क्या है, तो लिखो अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन तथा उसी का रिडक्शन हो जाए
तो इसे विषमानुपातन कहते हैं। लिखो, बातें नहीं करो यार, एक बार लिखो फिर समझाता हूं। लिखिए फिर समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल HNO2, HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है? +5। ऑक्सीकरण निकालने आता है ना कितना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। ऑक्सीकरण निकालने आता है ना। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है? +3। कितना है? +3। अगर HNO2 की बात करें तो HNO2 में नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीकरण प्रदर्शित करके +3 से +5 भी दिखाएगा, और यही नाइट्रोजन अपचयन करके +3 से +2 भी दिखाता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो अभिक्रिया है ये तो है ऑक्सीकरण की, नाइट्रोजन ही ऑक्सीकरण दिखा रहा है और नाइट्रोजन ही अपचयन दिखा रहा है। नाइट्रोजन ही +3 से +5 ऑक्सीकरण दिखा रहा है और नाइट्रोजन ही अपचयन दिखा रहा है। समझ में आ गया? क्लियर? तो एक ही तत्व जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण दिखा है, वही अपचयन दिखा है, इसको बोलते हैं विषमानुपातन। क्या बोलते हैं? विषमानुपातन। सर इसको बैलेंस कैसे करें? नहीं करना है। बैलेंस करने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। वहां पे बताऊंगा कि ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं। उसका एक अलग से टॉपिक आएगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। वहां पे हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्रिया कहलाती है विषमानुपातन। तो अभी आपको बैलेंस नहीं करना है। समझ में आ गया बेटा? बात समझ में आ गई? चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल लिखेंगे। लिखो एक और एग्जांपल लिखो। रेडॉक्स पढ़ा दिया है क्या आप लोगों को? P4 से बनता है HPO3 HPO2 -2 HPO2 -2 नहीं पढ़ाया, वहां हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे होती है। प्लस PH3 लिखो, ये लिखो। चलो, यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीकरण कितना आ रहा है? 0। यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीकरण है +1 और यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीकरण कितना है? -3। ध्यान से देखिए, यहां पर 0 से +1 ऑक्सीकरण कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। और 0 से -3 अपचयन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अपचयन। एक ही तत्व ऑक्सीकरण कर रहा है और वही तत्व अपचयन कर रहा है। समझ में आ गया? सर क्लोरीन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? अबे नालायक, क्लोरीन के अंदर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा। देखो ये नालायक कहां से, ये क्या, कौन सा वाला, इसने तो बहुत ही गंदा वाला नशा कर रखा है। क्लोरीन के अंदर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। वाह रे वाह मुन्ना वाह, क्या होगा तेरा भविष्य, बहुत उज्जवल है हमारे देश का। बोला है क्लोरीन और ऑक्सीकरण अवस्था कार्बन की पूछ रहा है। वाह रे वाह गज्जू, तेरा क्या होगा? तू समोसे खा जा, बनारस की गांठ पे बैठ करके मंदिर का घंटा बजा और समोसे खा, तू जा। समझ में आ गई? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई विषमानुपातन की अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखो। बताओ नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी होती है? नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 4 होती है। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, लेकिन
वर्ग के अन्य सदस्य चार से अधिक सहसंयोजकता दिखाते हैं। और क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके पास कहां गया वो गांजा पी करके कहां गया जो गांजा पी करके आया था? अभी बोलेगा सर क्योंकि इसके पास माँ है, माँ। अरे नालायक, क्योंकि इनके पास रिक्त 3D कक्षक है। इस चैप्टर में हर वर्ग में ये बात बता करके मैं अब थक चुका हूं कि इनके पास रिक्त 3D कक्षक है। ठीक है, क्लियर? तो नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 4 होती है, लेकिन वर्ग के अन्य सदस्य 4 से अधिक सहसंयोजकता दिखाते हैं। चूंकि, पूकी, टूकी, जो भी आप लिखते हो, है ना, ये ऐसे ही लिखते हो ना, चूंकि, पूकी, टूकी। चूंकि 1 रुपए में 2 केले, तो 2 रुपए में कितने केले? सर 1 रुपए में 2 केले कौन देता है? अरे ऐसे ही यार, समझने के लिए। चलो अब आगे की बात कर, ये हो गया भैया, ठीक है। अब लिखेंगे हम नाइट्रोजन का गांजा पी करके नाचने वाला व्यवहार। अरे नालायक, नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार। सर क्यों? गांजा पीने के बाद भी तो इंसान भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो हो सकता है नाइट्रोजन ने भी गांजा पिया हो। क्या बात करते हो? सोचो ना सर, मैंने एक नया आविष्कार मैंने सोचा है, थोड़ा दिमाग लगाया, हो सकता है नाइट्रोजन ने गांजा पिया हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है। नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार या भिन्न व्यवहार, ठीक है। अब यहां पर भी वही घिसी पिटी लाइनें आ जाएंगी, क्या कि नाइट्रोजन का आकार अत्यंत छोटा होता है। तो भैया इसका क्या कसूर है? दूसरों का इसका आकार छोटा है तो दूसरों को क्यों इसकी सजा दे रहे हो? नाइट्रोजन का आकार अत्यंत छोटा होता है। फिर यहां पर भी दूसरा पॉइंट वही, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता उच्च होती है, वही घिसी पिटी लाइनें, ठीक है। असंगत व्यवहार में अभी तक जो हम पढ़ते हैं वही सारी लाइनें यहां पर रिपीट हो जाएंगी। इसकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है, और लास्ट पॉइंट वही जिसको बोलते बोलते मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, इसके पास रिक्त डी कक्षक की अनुपलब्धता है। रिक्त डी कक्षक अनुपलब्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब सीधी सी बात है, ये गांजा पी करके आए तो इसके कुछ न कुछ परिणाम भी होंगे। ये कॉलोनी में जाएगा और कुछ न कुछ भांडा फोड़ करेगा, इधर उधर की कारस्तानियां करेगा। तो वो कारस्तानियां क्या हैं? तो लिखो परिणाम, इससे होने वाले परिणाम लिखो इससे होने वाले परिणाम। गांजा फूकने से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो अगर ये भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करेगा तो इसके क्या परिणाम होंगे? तो लिखो सबसे पहला क्योंकि इसका आकार छोटा है मगर खोटा है। आकार छोटा होने के कारण गांजा जल्दी पच जाता है। अरे नालायक, ये नहीं लिखना है। आकार छोटा होने के कारण यह पाई बंध, या बोल दे पी पाई बंध आसानी से बनाता है। पाइबंद आसानी से बनाता है, ठीक है। दूसरा लिखना है पाइबंद बनाने की प्रवृत्ति के कारण, पाइबंद बनाने की, ठीक है, देखो पाइबंद बनाने की प्रवृत्ति के कारण यह
N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में अस्तित्व में होता है। और N ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब है एक सिग्मा और 2 पाई। तो यहां पे एक सिग्मा होगा तथा 2 पाई होंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। और क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, अब देखो इससे ये पॉइंट आया, इससे अगला पॉइंट आएगा। आकार छोटा होने के कारण, और आप चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, आप चाहो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो। आकार छोटा तथा विद्युत ऋणता उच्च होने के कारण, ये भी आप लिख सकते हो। उच्च होने के कारण यह पाईबंद पी पाई बंद आसानी से बनाता है, और क्योंकि पाईबंद आसानी से बनाता है इसलिए N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में पाया जाता है। और क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में पाया जाता है, अतः इस बंध को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में पाया जाता है। त्रिबंध है तो इसकी बंध ऊर्जा उच्च होगी। अतः इसकी इसकी बंध ऊर्जा, अतः इसकी बंध ऊर्जा उच्च होती है। त्रिबंध है इसीलिए इसकी बंध ऊर्जा उच्च होती है। ठीक है, नोट करो। अगला पॉइंट लिखें। स्पीड बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी स्पीड से चलते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है, हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए। एक पेज और बचा है, आराम से हो जाएगा, 20-25 मिनट में हो जाएगा। बढ़िया है, चलो ये ग्रुप आज समाप्त हो जाएगा। ये तीसरी कर देंगे इसका हम आज। लिख लिया? अरे लिख लिया? चलो अगला लिखो, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 लिखो, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी एकल बंध का निर्माण करते हैं। पाईबंध बनाने की क्षमता अपने ही दूसरे परमाणुओं के साथ नहीं होती, क्योंकि आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होता है, ठीक है। क्या बड़ा होता है? आकार बड़ा होता है, इसीलिए इनमें एकल बंध बनाने की क्षमता होती है। पाई बंध अपने ही दूसरे परमाणु के साथ ऐसे तो बनाते हैं। अब ये मत बोलना कि सर हमने तो देखा है फास्फोरस जो होता है वो यहां पर पाई बंध बनाता है। सर हमने तो देखा है फास्फोरस पाई बंध बनाता है, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? अरे मैं बोल रहा हूं नालायक, अपने ही दूसरे परमाणु के साथ, मतलब फास्फोरस अपने ही फास्फोरस के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस अपने ही दूसरे परमाणु के साथ, फास्फोरस के साथ ही पाईबंध नहीं बनाता। इसका मतलब ये नहीं कि फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ पाईबंध नहीं बनाएगा, बनाएगा, पाईबंध तो बनाएगा, लेकिन फास्फोरस अपने ही दूसरे फास्फोरस के साथ पाईबंध नहीं बनाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अगला पॉइंट, अपना अगला पॉइंट है ना। चलो अगला पॉइंट क्या है तो लिखो, नाइट्रोजन एकल बंध की ऊर्जा फास्फोरस एकल बंध से। बताओ क्या आंसर आएगा? चलो कभी से तुम मुंह फाड़ फाड़ करके, आंखें निकाल करके, आंसू निकाल करके हंस रहे हो। बताओ क्या आंसर आएगा? अब आंसर बताओ। नाइट्रोजन एकल बंध की ऊर्जा फास्फोरस एकल बंध से। दोनों के अगर एकल बंध की तुलना करें तो दोनों के एकल बंध में किसका एकल बंध मजबूत होगा? एकल बंध की बात कर रहा हूं। अब मैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर मैं नाइट्रोजन का भी एकल बंध ले लूं और फास्फोरस का भी एकल बंध ले लूं तो अब क्या होगा? तो अब ध्यान रखना, नाइट्रोजन एकल बंध की ऊर्जा फास्फोरस एकल बंध से कम होती है, क्योंकि
अब इसका रीजन भी है हमारे पास, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं पर, अब देखो क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी, नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी युग्मों में इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण होता है। और क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होता है इसीलिए बंध आसानी से टूट जाएगा। प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, ये लिखना, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, अतः बंध आसानी से टूट जाएगा। तो सर क्या फास्फोरस में एकल लोन पेयर नहीं होता? होता है बेटा, फास्फोरस के पास में भी लोन पेयर होता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस भी तो नाइट्रोजन के परिवार का ही है। फास्फोरस के पास में भी लोन पेयर होता है, लेकिन बात यह है कि इस वाले लोन पेयर का, किस वाले, फास्फोरस वाले लोन पेयर का जो प्रतिकर्षण हो रहा है, ये प्रतिकर्षण आकार बड़ा होने के कारण कम होता है, और ये प्रतिकर्षण आकार छोटा होने के कारण, समझ में आ रही बात को? यहां पर प्रतिकर्षण आकार छोटा है तो दोनों नाइट्रोजन परमाणु ज्यादा नजदीक रहेंगे, और ज्यादा नजदीक रहेंगे तो प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। जबकि यहां पे आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो दोनों फास्फोरस के जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो दूर दूर रहेंगे। जब सेंटर ऑफ मास दूर दूर रहेंगे तो लोन पेयर भी दूर दूर रहेंगे, और लोन पेयर दूर दूर रहेंगे तो प्रतिकर्षण भी कम होगा। मतलब कि यहां पे प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, यहां पे प्रतिकर्षण कम होगा, क्योंकि यहां पर आकार छोटा है, यहां पर आकार बड़ा है। समझ में आ गया? इसीलिए देखो मैंने यहां क्या लिखा है, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण क्या होता है? ज्यादा। ये बहुत जरूरी है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण तो यहां भी होता है। तो ऐसा मत सोचना कि यहां पे प्रतिकर्षण नहीं होता है, प्रतिकर्षण यहां भी होता है, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आकार छोटा है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, लिखने भी दिया करो गुरुजी। अरे तो भैया मैंने रोका थोड़ी ना, तुम्हारे हाथों में चूड़िया बोल रहा हूं, हथकड़ियां थोड़ी ना बांध रखी मैंने तुम्हारे हाथों में, है? तुम अपने घर पे बैठे हो, तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे पैर है, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी बुक है, तुम्हारा रजिस्टर है। लिखो, हाथों से लिख ही रहे हो ना। अभी कुछ हाथों से क्या कर रहे हो? हाथों से लिख ही रहे हो ना, है? कुछ और थोड़ी ना कर रहे हो, है? खाना वाना खा रहे हो क्या, है? तुमको रोका है क्या मैंने? बस तो लिखो। ठीक है। और क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन एकल बंध की ऊर्जा कम है, तो याद करो मैंने आपको कार्बन में क्या बताया था, कार्बन के बीच में बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। लेकिन यहां पर बंध ऊर्जा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लग रहा है, इसीलिए यहां श्रृंखलन का गुण भी कम पाया जाता है। समझ में आया? यहां पे श्रृंखलन का गुण भी कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बंध ऊर्जा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, इसलिए श्रृंखलन का गुण भी कम पाया जाता है। जबकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण ज्यादा था। क्यों? क्योंकि बंध ऊर्जा ज्यादा थी। तो अब यहां पे हम अगला पॉइंट लिखेंगे, इसी कारण, लिखो, इसी कम बंध ऊर्जा के कारण, इसी कम बंध ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन में श्रृंखलन का गुण कम पाया जाता है। नोट कर लो, या आप बोल सकते हो नहीं पाया जाता है। ठीक है, या बोल सकते हो नहीं पाया जाता है। कम या नहीं, कम हटाई दो, एक काम करो, कम हटाई दो। जब बंध ऊर्जा ही कम है
तो फिर श्रृंखलन किस बात का, हटा ही दो, नहीं पाया जाता है। सर अभी तो आप बोल रहे हो कम बंद ऊर्जा है, तो फिर श्रृंखलन है किस बात का? श्रृंखलन तो तब दिखाएगा ना जब बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी। तो सर क्यों ना यहाँ पे नहीं लिख ले? हाँ बिल्कुल लिख लो, नहीं लिख लो। सर जब बंद ऊर्जा बहुत कम है तो फिर तो श्रृंखलन होना ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, लिख लो आप, तो नहीं लिख लो, नहीं लिख लो, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट नंबर 7, आप मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बंद बना सकते हैं? क्या नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बंद बना सकते हैं? क्या नाइट्रोजन के पास में रिक्त डी कक्षक है या डी कक्षक की उपलब्धता है? नहीं, नाइट्रोजन के पास में डी कक्षक है ही नहीं, तो ये डी पाई पी पाई बंद नहीं बनाते। लेकिन क्या ये पी पाई बंद बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, पी पाई बंद तो बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में पी कक्षक तो है। देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका मतलब यहां पर एक सिग्मा और जो 2 पाई बंद की हम बात कर रहे हैं, तो पाई बंद किससे बन रहा होगा? नाइट्रोजन की पी कक्षकों के बीच में अति व्यापन से बन रहा होगा। मतलब कि यहाँ जो पाई बंद बन रहा है वो पी कक्षकों के बीच में पी पाई अति व्यापन से बनता है। जब डी कक्षक है ही नहीं तो ये डी पाई पी पाई कैसे बनाएंगे? समझ में आ गया? नोट कर लो, नोट कर लो। और अगला पॉइंट आ जाएगा ऑक्सीजन से क्रिया। बट आप थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएंगे तो हम जल्दी से इसको फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। स्पीड बढ़ाएं थोड़ी सी और। चलो अगला लिखो, ए पॉइंट, ऑक्सीजन से अभिक्रिया लिखो। ऑक्सीजन से क्रिया, आप मुझे बताओ नाइट्रोजन के परिवार में कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं मुख्यतया? +3 और +5 या -3? तो +3 होने के कारण इस वर्ग के सदस्य या तो E2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं या फिर E2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। E का मतलब क्या है? E का मतलब नाइट्रोजन, तो N2O5 हो जाएगा। फास्फोरस सॉरी P2O3 N2O5 N2O3। तो E का मतलब यहां पे इस वर्ग के जो भी तत्व हैं जैसे N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3, Bi2O3, तो E का मतलब है वर्ग 15 के तत्व, ठीक है। ये हो जाएगा। सर कार्बन को छोड़ करके और कोई चेन नहीं बनाता है इतना नहीं, कार्बन में ही होता है श्रृंखलन का गुणधर्म, क्योंकि कार्बन की ही बंध ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि वो श्रृंखलन दिखाता है, बाकी कोई भी नहीं दिखाता है। चलो लिख लिया। चलिए अब बात करते हैं, और E2O5 की बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा? N2O5, क्या आ जाएगा? P2O5, AS2O5, SB2O5 और Bi2O5। चलिए अब मुझे बताइए कि E2O3 और E2O5 इन दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन है? बताओ। E2O3 और E2O5 इन दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन है? कौन है बताओ? 2,3 वाला या N2O5 वाला? E2O3 और E2O5 में ज्यादा अम्लीय कौन है? कौन बताएगा? चलो अम्लीय गुण की बात करते हैं। कौन ज्यादा अम्लीय? 5 वाला। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आवेश ज्यादा है। ध्यान रखना E2O3 की तुलना में E2O5 ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि यहाँ +5 आवेश है, यहाँ +3 आवेश है। आवेश ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता भी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन को जो जितना ज्यादा ग्रहण करेगा वो उतना ही अच्छा अम्ल कहलाएगा। तो ध्यान रखना, अम्लीय गुणों की बात करें तो ये अम्लीय गुण, इनमें अम्लीय गुणों की बात करें तो ये अम्लीय गुण हमेशा 5 वाले का क्या होता है? ज्यादा। तो इनके अम्लीय गुण की अगर हमको बात करनी है तो अम्लीय गुण E2O3 की तुलना में E2O5 का ज्यादा होता है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए।
चलो आगे बढ़ जाते, अगला पॉइंट लिखेंगे अब हम। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनके ऑक्साइडों की प्रकृति, इनके ऑक्साइडों की प्रकृति, इनके ऑक्साइडों की प्रकृति की बात करें तो ये स्टार्टिंग के जो दोनों हैं बेटा, ये स्टार्टिंग के जो दोनों हैं ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। ये जो बीच वाले दोनों हैं इनको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। और लास्ट वाला जो है इसको बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना है, एसिडिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, और ये हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, अम्लीय प्रवृत्ति नीचे जाने पर घटती है, मतलब कि ये हो जाएगा क्षारीय, ये दोनों हो जाएंगे उभयधर्मी, और ये हो जाएगा एसिडिक। नोट कर लो। समझ में आ गया? यहां तक की बात क्लियर? चलो, ये ऑक्साइड के साथ में क्रिया पूरी हो गई। तो अगर आपसे बोल दे कि बताओ E2O3 और E2O5 दोनों में से अम्लीय ज्यादा कौन है, तो E2O5 वाला ज्यादा अम्लीय है। और आपसे कोई बोल दे कि बताओ इसमें से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय है, आर्सेनिक एंटीमनी के ऑक्साइड उभयधर्मी है, और बिस्मथ का ऑक्साइड क्या है? क्षारीय है। बस ये ध्यान रखना है। अब आ जाएंगे हम किस पर? अब आ जाएंगे हम हैलोजन के साथ क्रिया पर। नोट कर लो इसको। चलो अगला पॉइंट बी, हैलोजन से क्रिया लिखो। हैलोजन से क्रिया में ये दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, EX3 और EX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। नोट कर लो, EX3 और EX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसमें भी जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता बेटा, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। इसमें भी ध्यान रखना, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। ठीक है, क्यों नहीं बनाता? सर पीरियोडिक टेबल का सबसे महंगा एलिमेंट कौन सा है? प्लेटिनम। डायमंड भी बहुत महंगा होता है जो कि कार्बन से बनता है ना। पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त 3D कक्षक अनुपलब्ध हैं, अतः इसकी सहसंयोजकता, इसकी सहसंयोजकता 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसकी सहसंयोजकता 4 से अधिक नहीं होती। यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? नोट कर लो इसको। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। बताइए EX3 और EX5 में सहसंयोजी लक्षण किसमें ज्यादा होते हैं? कौन बताएगा? इन दोनों में किसके अंदर सहसंयोजी लक्षण ज्यादा है? बताओ किसमें सहसंयोजी लक्षण ज्यादा है? EX5 में। किसमें ज्यादा है? EX5 में। क्यों? क्योंकि इस पर +3 है, इस पर +5 है, और अगर +5 चार्ज ज्यादा होगा तो फजान के नियम से ध्रुवीय क्षमता ज्यादा होगी, और ध्रुवीय क्षमता ज्यादा होगी तो सहसंयोजी लक्षण भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखो। नाइट्रोजन के हैलाइडों में लिखो, नाइट्रोजन के हैलाइड में केवल NF3 उपलब्ध है, NCl3, NBr3, NI3 नहीं, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आकार बड़े होने के कारण
यह नाइट्रोजन के साथ स्थायी यौगिक नहीं बनाते। नोट कर लो, नोट कर लो। यहां तक की बात हो गई। फिर अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, BF3 आयनिक है किंतु, सॉरी BF3, अरे मैं भी क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, BIF3। कई बार मेरा भी जो ध्यान है ना वो भंग हो जाता है ना, ध्यान भंग हो जाता है भैया। सर आपका भी हो जाता है भंग? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, दिमाग है, कंसंट्रेशन का खेल तो हर जगह होता है, हर इंसान के साथ होता है। BIF3 आयनिक है किंतु BiCl3, BiBr3 और BiI3 सहसंयोजी होते हैं। अब क्यों? इसका कारण, क्योंकि कोई बताएगा कारण? चलो आपके मुंह से सुन लेते हैं यार, कोई भी कारण बता दो। चलो आपके मुंह से सुन लेते हैं, आप कुछ अगर बता सको तो। BiF3 जो है बेटा वो तो आयनिक है, लेकिन BiCl3, BiBr3 और बिस्मथ आयोडीन ये जो है ये सहसंयोजी। क्यों ऐसा बताओ? पता चला मैं लिखता जा रहा हूं, आप इंटरेक्शन करेंगे ही नहीं तो फिर क्यों होता है ऐसा? ये तीनों सहसंयोजी क्यों हैं? अरे कोई तो बता दो, सहसंयोजी क्यों है ये? अरे भैया कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, क्या बात है? लगता है नेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए कमेंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कमेंट तो नहीं आ पा रहे हैं आप लोगों के, लेकिन कोई बात नहीं। चलो समय भी जा रहा है, इसलिए मैं अब ज्यादा वेट नहीं कर सकता। चलो इसका ड्यू टू साइज EN में, हाँ अब आ गए कमेंट, साइज के कारण। हाँ अब मैं आपको बताता हूं, आपने फजान का नियम पढ़ा है ना, यहां पे भी लगता है फजान का नियम, फजान का नियम। अब याद करो फजान का नियम क्या था? सहसंयोजी लक्षण कब बढ़ते हैं? सहसंयोजी लक्षण कब बढ़ते हैं? याद करो, आपको सर ने बताया होगा कि जो ऋणायन है उसका आकार जितना बड़ा होता जाएगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ज्यादा होती जाएगी, और ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती जाएगी तो सहसंयोजी लक्षण बढ़ते जाएंगे। इसलिए इनके आकार, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके आकार इतने बड़े हैं कि फजान के नियम से इनकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा हो जाएगी, और ध्रुवण क्षमता ज्यादा हो जाएगी तो इनमें सहसंयोजी लक्षण आएंगे। अब मेरी बात सुनो, जहां पर भी आपको कहीं सहसंयोजी लक्षण या आयनिक लक्षण के लिए कोई कमेंट दिख जाए तो उसका आंसर आपको फजान के नियम से ही निकालना है। गलती तो नहीं करोगे? आपको जहां पर भी वर्ड दिख जाए कि ये यौगिक जो है ये सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करता है और ये यौगिक आयनिक लक्षण प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर आपको जैसे ये दिखे आप तुरंत दिमाग में फजान का नियम लेके आना। क्या लेके आना है? फजान का नियम। तो एक तो फजान के नियम से आंसर आता है, और एक आपने पढ़ा होगा हेनी स्मिथ इक्वेशन। आपने समीकरण पढ़ी है क्या? हेनी स्मिथ इक्वेशन पढ़ा है आपने? हेनी स्मिथ इक्वेशन ये प्रतिशत आयनिक लक्षण बताती है, प्रतिशत आयनिक लक्षण बताती है। नहीं पढ़ा है? हेनी स्मिथ इक्वेशन नहीं पढ़ा आपने? मैं आपको याद दिलाता हूं, ये आवर्त सारणी के अंदर, अरे भैया ऐसे मत बोलो, आवर्त सारणी के अंदर नोट्स चेक करो, नोट्स चेक करो आज। और अगर नहीं पढ़ाया है तो भैया ये तो आना चाहिए यार, इस पे तो क्वेश्चन आते हैं।
इस पे तो क्वेश्चन आते हैं हेनी स्मिथ इक्वेशन पे, तो आप पढ़ाया होगा, क्योंकि इसको पढ़ाए बिना तो आयनिक लक्षणों के बारे में बात नहीं कर सकते। आवर्त सारणी में आयनिक लक्षण, प्रतिशत आयनिक लक्षण जो होते हैं, पहली बार सुना है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। दो चीजें ऐसी हैं जो कि आयनिक और सहसंयोजी लक्षणों के बारे में जानकारी देती है। एक तो फजान का नियम, जो तो आप जानते हो ना, और एक हेनी स्मिथ इक्वेशन जो कि आवर्त सारणी में पढ़ाई जाती है। वहां पे ये इक्वेशन आपको बताएगी कि कितना प्रतिशत आयनिक लक्षण, देखो एक बच्चे ने इक्वेशन लिखी है, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर बताएगी, मतलब किस यौगिक में 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है और किसमें 50% से कम है। समझ में आया? तो इन दोनों से आप आयनिक और सहसंयोजी लक्षण बता सकते हैं। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे और ज्यादा चर्चा फिलहाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अगला पार्ट फिनिश भी करना है। ठीक है, आप देख लेना इसको, मैंने आपको हिंट दे दिया है। पढ़ाया है तो भी अच्छी बात है, पढ़ाया तो देखो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ाया तो आप, हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने लिखा 16 डेल्टा एक्स, बिल्कुल सही लिखा है, 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर, ये इक्वेशन है। चलो ये हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। चलो नंबर 3 सी हाइड्रोजन से अभिक्रिया लिखो। बस लास्ट, आज का लास्ट, और फिर वर्ग क्रमांक 15 समाप्त। इसके बाद में वर्ग 15 में कुछ भी नहीं है। मैं देख लेता हूं, वैसे तो इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इसके बाद में तो रासायनिक, हाँ बस डाई नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमको ऑक्साइडों के बारे में पढ़ना है, उसकी कुछ स्ट्रक्चर से बता दूंगा। ये हो गया कंप्लीट। फिर हम आ जाएंगे सीधा किस पर, वर्ग 16 पर। बहुत बढ़िया। चलिए चलो हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन से अभिक्रिया में पहला पॉइंट लिखो, EH3 प्रकार के यौगिक बनाता है। किस प्रकार के? EH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, EH5 नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि EH5 इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि तत्व जो भी यहां पे हमने ले रखा है E और हाइड्रोजन, इसके बीच में विद्युत ऋणता का इतना अंतर नहीं होता, या ये बोल दो कि हाइड्रोजन इतना सक्षम नहीं है कि वो तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सके, उत्तेजन कर सके। इस यौगिक को बनाने के लिए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि भैया 5 बंध तो तब बनेंगे ना, 5 बंध तो तब बनेंगे ना। अच्छा, और एक चीज और है, इसका एक रीजन और है, एक तो उत्तेजन की क्षमता नहीं होती, और दूसरा एक रीजन और है, हाइड्रोजन का साइज भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो लेकिन हम प्रभावी रीजन की बात करें, प्रभावी रूप से हम ये बोलते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन जो होता है इसकी विद्युत ऋणता कम होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करने की क्षमता नहीं रखता। क्योंकि अगर 5 बंध बनाने हैं तो 5 बंध बनाने के लिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भाई एक बात बताओ, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का विन्यास क्या है, 2s2 और 2p3, यही विन्यास है ना। अगर मुझे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, चलो मैं फास्फोरस ले लेता हूं, चलो फास्फोरस, यहां पे मैं फास्फोरस लेता हूं, चलो फास्फोरस। अगर मुझे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन को आगे क्या करना होगा, उत्तेजित करना होगा ना। जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को आगे उत्तेजित करूंगा तभी तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जब 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी तो ये वाला यौगिक बन पाएगा। लेकिन हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करने की क्षमता नहीं होती। ये समझ में आ गया? अरे ये पॉइंट समझ में आया? हाइड्रोजन के साथ 5 बंध तो ये तत्व तब बनाएगा जब यहां तत्वों के पास उत्तेजन होगा, तब 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे
तभी 5 बंध बनेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये उत्तेजन तो तब होगा ना जब हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता उस लेवल की होगी कि ये इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन कर सके। इसकी जो विद्युत ऋणता होती है बेटा, इसकी जो विद्युत ऋणता होती है ये कम होती है, और उत्तेजन करने के लिए विद्युत ऋणता हाइड्रोजन जितनी कम नहीं, थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनकी विद्युत ऋणता इतनी होती है कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन कर देते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होगा तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहां पर बंध बन जाएगा। लेकिन ये बंध 5 बन ही नहीं पाएंगे, उत्तेजन होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसीलिए यहां पर ये नहीं बनता। तो अब क्या बनता है, तो ये बनता है EH3 बनता है, मतलब कि NH3 बनेगा, PH3 बनेगा, ASH3 बनेगा, SbH3 बनेगा और BiH3 बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अरे भैया सर ने कहां पढ़ाया है कहां नहीं पढ़ाया वो बात बाद में कर लेना, अभी आप यहां देख लो। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया। चलो अब यहां पे क्या है, तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से नीचे जाने पर। बताओ ऊपर से नीचे जाने पर, चलिए बताइए फटाफट, ऊपर से नीचे जाने पर बंध लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? फटाफट, ऊपर से नीचे जाने पर बंध लंबाई बढ़ती है या घटती है? फटाफट जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताओ। ऊपर से नीचे जाने पर आकार में बढ़ोतरी होगी, और अगर आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब अगर बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा का क्या होगा बताओ? बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा बढ़ेगी या कम होगी? बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, मतलब कि बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा कम होगी। समझ में आ गया? चलिए, और अगर बंध ऊर्जा कम होगी तो नीचे जाने पर बंध आसानी से टूट जाएगा, और अगर बिस्मथ का हाइड्रोजन के साथ बंध आसानी से टूट गया तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए स्थायित्व घटता है, क्योंकि बंध आसानी से टूट जाएगा। बंध आसानी से टूट जाएगा इसलिए स्थायित्व कम हो जाएगा। और अगर बंध आसानी से टूट गया तो ये क्या प्रदान करेगा? ये हाइड्रोजन प्रदान करेगा, आसानी से हाइड्रोजन प्रदान करेगा। और अगर बंध आसानी से टूटने के कारण ये इजीली हाइड्रोजन प्रदान करेगा तो जो भी यौगिक आसानी से दूसरे को हाइड्रोजन प्रदान करेगा उसे हम बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। इसका मतलब अपचायक क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अपचायक वो होता है जो दूसरों को हाइड्रोजन प्रदान करता है। इसके पास जो बंध था वो बहुत कमजोर है, मतलब कि ये आसानी से हाइड्रोजन प्रदान कर देगा, और अगर ये आसानी से हाइड्रोजन प्रदान कर देगा तो ये बहुत अच्छा अपचायक। देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ भी रटना नहीं है यहां पर, कुछ भी नहीं रटना है। सबसे पहले बंध लंबाई, नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, बंध लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ेगी बंध ऊर्जा घटेगी, और बंध ऊर्जा घटेगी तो बंध आसानी से टूट जाएगा, स्थायित्व घट जाएगा। और क्योंकि बंध आसानी से टूट गया, क्योंकि स्थायित्व कम है, इसीलिए आसानी से हाइड्रोजन प्रदान करेगा, और जो भी आसानी से हाइड्रोजन किसी और को प्रदान कर देगा वो अच्छा अपचायक होगा। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर है। अब बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट की जिसको हमको थोड़ा सा अलग से पढ़ना होगा। अगला पॉइंट है क्षारीयता। क्षारीयता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। अमोनिया सबसे ज्यादा क्षारीय है और BiH3 सबसे कम क्षारीय है। या आपके लिए मैं थोड़ा आसान करता हूं, चलो अम्लीयता, अम्लीयता कर दे, अम्लीयता कर दे क्षारीयता की जगह। चलो क्षारीयता लिखा है, कोई बात नहीं, आप लिखो, आप क्षारीयता लिखो, आप मत काटो इसको, रहने दो। मैं अम्लीयता की बात करता हूं। चलो अम्लीयता की बात कर,
आप मुझे बताओ, बंद आसानी से टूट जाएगा, बंद आसानी से टूटेगा तो H+ आसानी से देगा, और H+ आसानी से देगा तो अम्लता बढ़ जाएगी और क्षारीयता घट जाएगी। अब बताओ, सारे पॉइंट कनेक्टेड है। मैंने बोला ऊपर से नीचे जाने पर बंद आसानी से टूट जाएगा, बंद आसानी से टूटेगा तो ये इजीली H+ देगा, और अगर इजीली हाइड्रोजन देगा तो अम्लता बढ़ जाएगी और क्षारीयता कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। ये हो गया पूरा कंप्लीट। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर क्वेश्चन बनता है वो लिखवा देता हूं मैं आपको। बस लास्ट के 2 पॉइंट बचे, फटाफट लिख दो इसको, फटाफट लिख दो। चलो अगला पॉइंट लिखिए, आप लिखो, अगला पॉइंट लिखो, लिखो। उच्च विद्युत ऋणता के कारण, उच्च EN के कारण अमोनिया में नाइट्रोजन की H बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। उच्च विद्युत ऋणता के कारण अमोनिया में नाइट्रोजन की H बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, और इसी कारण इसके क्वथनांक pH3 की तुलना में अधिक होते हैं। नोट करो इसको, इसको नोट करो। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, किसकी बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो पहले है अमोनिया, फिर है फास्फोरस का फॉस्फीन, फिर आर्सेनिक का हाइड्राइड है, फिर एंटीमनी का हाइड्राइड है, और फिर बिस्मथ का हाइड्राइड है। ठीक है, इसमें तो होता है भैया H बंध। क्या होता है इसमें, H बंध। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका तो हो जाएगा ज्यादा, लेकिन बाद में फिर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नीचे जाने पर अणुभार में वृद्धि होती है, अणुभार में वृद्धि, और अणुभार बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। नोट कर लो बेटा, ये नोट कर लो, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, अमोनिया में H बंध है इसीलिए इसका सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे अणुभार में बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होता है कि NH3 जो है ये तो करता है H बंध, तो इसीलिए इसका ज्यादा हो जाएगा किससे, pH3 से, लेकिन फिर ASH3 का ज्यादा, अणुभार बढ़ने के कारण यह हाल होता है। क्यों, क्योंकि नीचे जाने पर अणुभार बढ़ेगा और अणुभार वृद्धि होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। ठीक है, नोट कर लो। ये हो गया भैया आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, बेसिक तो BiF3 होना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, वो जो आप बेसिक बोल रहे हो ना वो ऑक्साइड में होता है। वो किस में होता है, ऑक्साइड के अंदर आप ये बात बोलते हो कि नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, इसीलिए धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक या क्षारीय। लेकिन यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या ये ऑक्साइड है, क्या ये ऑक्साइड है, नहीं, ये हाइड्राइड है। और हाइड्राइडों के अंदर हम देखते हैं जो आसानी से H+ दे देगा वो अम्लीय हो जाएगा, जो आसानी से नहीं देगा हाइड्रोजन वो अम्लीय नहीं होगा। तो ऑक्साइडों में होता है क्षारीयता वाला पॉइंट जो आप बोल रहे हो, नीचे जाने पर क्षारीयता होती है, बढ़ती है, करती। चलो अब कुछ क्वेश्चन से हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन से क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है
किंतु पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। इसका कारण बताना आपको। अगला क्वेश्चन लिखें, अमोनिया की तुलना में pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है, कारण। अगला क्वेश्चन लिखें, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के पेंटाहेलाइड ट्राइहेलाइड की तुलना में अधिक सहसंयोजी हैं, कारण। और लास्ट क्वेश्चन, वर्ग 15 के हाइड्राइडों में, वर्ग 15 के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है, क्यों? चलिए ये देखिए, करिए, इनको करिए, इन क्वेश्चन को करिए, चारों क्वेश्चन को। करिए, हो गया, बस ये कंप्लीट हो गया। बताओ पहले का आंसर क्या आएगा? पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाते? क्योंकि नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रिक्त डी कक्षक नहीं है। क्यों? क्योंकि रिक्त 3D कक्षक का अभाव है, रिक्त 3D कक्षक का अभाव है, इसलिए। दूसरा, अमोनिया की तुलना में pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में क्या है? एच बंद है। क्योंकि एच बंद है तो सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के पेंटाहेलाइड ट्राइहेलाइड से अधिक सहसंयोजी। क्यों? क्योंकि फजान के नियम से, फजान नियम से पेंटाहेलाइड में क्या होगा? तत्व पर आवेश क्या होगा? +5। और +5 चार्ज ज्यादा है, आवेश अधिक। क्योंकि फजान नियम से आवेश पेंटाहेलाइड में अधिक है, अतः ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी। ध्रुवण क्षमता अधिक होगी, और ध्रुवण क्षमता अधिक है तो सहसंयोजी लक्षण भी ज्यादा। फजान के नियम से पेंटाहेलाइड में जो तत्व होंगे उन पे आवेश +5 होगा, मतलब कि आवेश ज्यादा है तो ध्रुवण क्षमता अधिक, और ध्रुवण क्षमता ज्यादा तो सहसंयोजी लक्षण ज्यादा। और लास्ट, BiH3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है? क्योंकि BiH3 की बंध लंबाई, BiH3 की बंध लंबाई सर्वाधिक है सर्वाधिक। अतः यह सबसे कम स्थायी होता है,
आसानी से हाइड्रोजन देता है, क्योंकि ये सबसे कम स्थायी है, बंध आसानी से टूट जाएगा, इसीलिए आसानी से क्या दे देगा, हाइड्रोजन। देखो BiH3 की बंध लंबाई सबसे ज्यादा है, BiH3 की बंध लंबाई सर्वाधिक है, इसीलिए यह सबसे कम स्थायी है, आसानी से बंध टूट जाएगा और क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। समझ में आ गया? ये हो गया भैया आज का काम तमाम, ये हो गया वर्ग 15 कंप्लीट। होमवर्क मैंने आपको दे दिया है स्लाइड के अंदर, ठीक है। हाँ, फिजिक्स की 8 बजे से क्लास है, पता है मुझे, आपकी फिजिक्स की 8 बजे से क्लास है, ठीक है बेटा, कंप्लीट। वर्ग 15 का काम तमाम। सर लव यू सर जी, आई लव यू टू यार। ठीक है, हाँ अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आप मुझे लव यू बोलेंगे तो यार मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी तो प्यार बढ़ता जा रहा है ना आप लोगों के लिए, है? प्यार दोनों तरफ से बढ़ रहा है ना, एक तरफा प्यार थोड़ी ना हमारा है, हमारा प्यार तो दो तरफा है ना, धीरे धीरे प्यार तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, साथ में रहने से प्यार तो बढ़ता ही है, ठीक है। चलो, प्यार बढ़ेगा तो नजदीकियां भी तो बढ़ेंगी। अरे तुम बावले बच्चे हो, तुम कुछ भी मतलब निकालते हो, हैं? हाँ ठीक है, चलो चलो आज के लिए इतना ही। होमवर्क मैंने आप लोगों को दे दिया है, स्लाइड देखो, होमवर्क आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, और कई बच्चे बोल रहे हैं कि उनको मॉड्यूल के अंदर होमवर्क के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए मैं स्लाइड के अंदर भी क्वेश्चन लेके आऊं। जिन बच्चों को मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं उनके लिए मैं स्लाइड के अंदर क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप वहां से देख लें, ठीक है। चलो चले सर, आज भी नए सर आएंगे, एंजॉय विथ न्यू सर, चौथे टीचर आए हैं, ठीक है। पेज नंबर बता दो, 390 शायद मेरे ख्याल से, है ना, शायद 390 है पेज नंबर मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है पेज नंबर 390 है, फिर भी आप एक बार देख लेना यार, है ना। वर्ग 13-14 का जो भी मॉड्यूल के अंदर, मेरे ख्याल से वर्ग 13-14 के क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल के अंदर सबसे लास्ट में दे रखे हैं। आपको जो 11वीं क्लास का मॉड्यूल दे रखा है ना, रासायनिक संयोग के नियम, उस रासायनिक संयोग के नियम वाले मॉड्यूल में सबसे नीचे की तरफ आप जाओगे तो पी ब्लॉक की एक्सरसाइज 1 आपको मिल जाएगी, एक्सरसाइज 2 भी मिल जाएगी, ठीक है। सर फिजिक्स की टेंशन हो रही है क्योंकि टीचर पढ़ा हुआ चैप्टर पढ़ा रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक बच्चे ने मुझे भेजा था कि सर टीचर वही पढ़ा रहे हैं जो कि हमको पढ़ा दिया है, तो आप प्लीज आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मैंने उस मैसेज को आगे भी फॉरवर्ड किया है, आपको मैं बता दूं, आपसे मैं झूठ नहीं बोलता बेटा, ठीक है। तो एक बच्चे ने मुझे बोला था कि, मैंने उससे पूछा था बेटा कितने चैप्टर बचे हुए हैं, तो उसने मुझे भेजा, मैसेज भेजा, सर तरलों के यांत्रिक गुणधर्म बचा हुआ है, द्रव के त्रापीय गुण बचा हुआ है, उष्मागतिकी बचा हुआ, अगुणित सिद्धांत बचे हुए हैं ना, दोलन बचा हुआ, तरंगे बची हुई है, तो ये बचा हुआ है। तो मैंने सेम का सेम मैसेज, ये स्क्रीनशॉट जो था, ये स्क्रीनशॉट मैंने अपनी डाउटनेट की टीम को फॉरवर्ड कर दिया और वो मैंने बच्चों को भेज दिया है। अब मैंने मेरी तरफ से कर दिया बेटा कि ये टॉपिक बचे हुए, तो बच्चों को केवल इन्हीं टॉपिक पे आप फोकस करें ताकि उनका टाइम बच जाए ना। तो देखो मैं आपके लिए ये कर सकता हूं कि आप मुझे कोई मैसेज भेज रहे हैं तो मैं उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर सकता हूं, लेकिन यार वो जो चीज आप बोल रहे हैं वो मेरे हाथ में नहीं ना, टीचर को भेजना। देखो आपकी क्लास में मुझे भेजने का काम किसने किया है, डाउटनेट की टीम ने किया है, तो मुझे भेजा तो मैं आ गया, समझ रहे हो मेरी बात। अब नया जो टीचर आएगा उसको क्या बोला गया है, उसको क्या करने के लिए बोला गया है, वो टीचर भी बेचारा क्या करेगा, आएगा, उसको जो बोला गया होगा वो वही करेगा। अगर उसको बोला गया होगा कि आप नया चैप्टर मत पढ़ाइए, आप ये चैप्टर पढ़ाइए, तो वो वही पढ़ाएगा। उसको बोला जाएगा कि आप नया चैप्टर पढ़ा दो, तो उसको नया,
यहां पर कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता बेटा। हर चीज यहां पर जो हो रही है वो जैसे दिशा निर्देश हम लोगों को दिए जाते हैं हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। मुझे बोला गया कि आपका यही पोर्शन रह गया रिमेनिंग, तो मैं उसी के हिसाब से काम कर रहा हूं। मुझे आपका रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए बोला गया तो मैं रिमेनिंग सिलेबस करा रहा हूं। उन टीचर से क्या बोला गया मुझे भी नहीं पता है, तो वो टीचर जानते हो, शायद आपकी उनसे कन्वर्सेशन हुई हो तो आप जानते हो। तो मेरे से जितनी बात हुई है, मेरे पास बच्चों के जो मैसेज आए मैंने उस मैसेज को उठा करके आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अब उस चीज पर, उस पॉइंट पर, उस प्रॉब्लम पर ये लोग कितना सीरियस होकर के कितना जल्दी उस पर काम करते हैं इसका मैं जवाब आपको नहीं दे सकता। मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था, मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, ठीक है। बाकी अब देखो आपका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन जल्दी से निकल जाएगा जहां तक मुझे पता है, ठीक है। समय भी हो चुका है, ठीक है। चलो क्लियर, बिल्कुल। चलो तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।